तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में आज आपको लगभग 20 से 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 6 में किसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। जो लोग पाकिस्तान से भारत पलायन करते हैं उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान पलायन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। बात करें आर्टिकल 9 की, तो आर्टिकल 9 में प्रावधान किया गया है किसका? तो आपका आंसर होगा नागरिकता के निलंबन का। कि नागरिकता का निलंबन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 9 के तहत। ठीक है। बात करें आर्टिकल 13 की, तो देखिए आर्टिकल 13 को मौलिक अधिकारों का कवच कहा जाता है और ये प्रश्न बार बार देखने को मिलता है परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का कवच किस आर्टिकल को कहा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 13 को। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है किसका? छुआछूत और अस्पृश्यता के अंत का। छुआछूत और अस्पृश्यता के अंत का। ठीक है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जानते हैं। देखिए बात करें आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में प्रावधान किया गया है किसका? तो आपका आंसर होगा उपाधियों का अंत। लेकिन यहाँ अपवाद है, दो उपाधियों का अंत नहीं किया जा सकता, डॉक्टर और डिफेंस की उपाधियों का। डॉक्टर और डिफेंस की उपाधियों का अंत नहीं किया जा सकता और सभी उपाधियों का अंत किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 18 के तहत। ओके। देखिए बात करें आर्टिकल 19 के ए की, अगर आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कौन से आर्टिकल के द्वारा मिलता है, कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अनुसार। ठीक है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है। यही बात करें कि व्यापार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। व्यापार की स्वतंत्रता, आप चाहे अपने भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। इसकी स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 19 का ए का जी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है, आर्टिकल 21 का फर्स्ट यानी आर्टिकल 21 का फर्स्ट, जो किसके बारे में बताता है? शिक्षा के अधिकार के बारे में। और ये आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा जोड़ा गया? 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 2002 में। इसके द्वारा ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, आर्टिकल 21 का ए बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 29। देखिए अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल लगाता है, कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 23। ओके। बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 है ना, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, उनके हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 29 में। ओके। आइए एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32 यानी 32। इस आर्टिकल के बारे में आप सभी को पता होगा। इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व उसकी आत्मा कहा जाता है। संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 32। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। देखिए अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि आप राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि ये राज्य पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 37 में। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39 का ए। इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क विधिक मतलब कानूनी सहायता। अगर आपसे कोई भी, जो आपके आसपास लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो वहाँ पुलिस आती है ना, वो अगर आपसे पैसे मांगती है तो आप उसको बिल्कुल भी पैसे मत देना। ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल 39 के ए में प्रावधान किया गया है निःशुल्क विधिक सहायता का, निःशुल्क कानूनी सहायता का। ठीक है। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 1976 में। ठीक है, उसके बाद करें आर्टिकल 40 की। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। ठीक है, आइए कुछ 2-4 अनुच्छेद और बचे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, बात करें अनुच्छेद 41 की। तो अनुच्छेद 41 जो है ना, ये बताता है काम करने के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार के बारे में बताता है। अगर आप कोई भी काम करने के इच्छुक हैं तो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अंडर 18 नहीं होने चाहिए, आप 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 43 के बी की। देखिए, आर्टिकल 43 का बी बताता है सहकारी समितियों के गठन को। सहकारी समितियों का जो गठन का प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 43 के बी में। ये प्रश्न मैंने 2 परीक्षाओं में देखा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं जितने भी आर्टिकल आपको करा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर आपको इस टाइप से अनुच्छेद अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 48 यानी 48। आर्टिकल 48 में 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला, गौ हत्या पर रोक, यानी जो हमारी गाय माता होती हैं ना, उनकी जो हत्या की जाती है उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, रोक लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन का विकास। कृषि व पशुपालन का विकास का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 48 में। ओके, उसके बाद है अनुच्छेद 44। देखिए, यहाँ पर 43 के बाद 44 मुझसे छूट गया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा समान नागरिक संहिता का। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है अपना गोवा। ठीक है, एकमात्र राज्य अपने भारत का। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 का ए। देखिए, आर्टिकल 48 में गौ हत्या और कृषि व पशुपालन के विकास के बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन बात करें आर्टिकल 48 के ए की, तो इसमें प्रावधान किया गया है पर्यावरण व वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में। पर्यावरण व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 48 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हैं लास्ट 2 आर्टिकल्स, इन्हें ध्यान से समझना। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल 49 यानी अनुच्छेद 49 में किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों को मीन्स, जैसे अगर आप ताजमहल देखने गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको CISF के जो जवान दिखाई देते हैं ना, क्योंकि ताजमहल अपने आप में एक राष्ट्रीय महत्व रखता है, तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जिसका प्रावधान कोई भी राष्ट्रीय स्मारक हो, केवल ताजमहल ही नहीं, कोई भी राष्ट्रीय स्मारक, उसकी सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 49 में। ठीक है, लास्ट आर्टिकल आर्टिकल 50 यानी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 इसमें प्रावधान किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर करने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप पॉलिटी को कम से कम समय में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लोगे, और रिवीजन ही आपको सबसे आगे ले जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।